स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं रासायनिक बलगतकी में नेक्स्ट टॉपिक अपक्रिया का वेग। तो चलिए देखते हैं कि अपक्रिया का वेग क्या होता है या हम किन अपक्रियाओं का अपक्रिया वेग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम केवल मंद अपक्रिया का ही वेग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम मंद अपक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम उन अपक्रियाओं का वेग निकालेंगे। तीव्र अपक्रिया और अतिमंद अपक्रिया जो होती हैं उनका वेग हम नहीं निकाल सकते हैं, हम केवल और केवल मंद अपक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अपक्रिया का वेग होता क्या है, कैसे निकाला जाता है या किसे कहते हैं। तो किसी भी अपक्रिया में इकाई समय में, एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक हो या उत्पाद, उनकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, अपक्रिया का वेग। एकांक समय में किसी अपक्रिया में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। किसी अपक्रिया में एकांक समय में अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अपक्रिया का वेग कहलाता है। फॉर्मूला अगर लिखें या सूत्र क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन में हो जाएगा अभिक्रिया में लगा समय। उसी तरह अगर हम उत्पाद से निकालना चाहते हैं कि वेग क्या होगा अभिक्रिया का, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन में हो जाएगा अभिक्रिया में लगा समय। यानी कि एकांक समय में अभिक्रिया के वेग कैसे निकाला जाएगा, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि कोई एक अभिक्रिया है, ए है रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है, तो यहाँ से अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी। अभिकारक यहाँ A है तो इसकी सांद्रता Ca मान ली गई, अपॉन में टाइम होगा तो कोई माना गया कि सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में Ca परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में, dt समय में। यहाँ हम यूज करेंगे माइनस सिंबल, और ये माइनस सिंबल क्या इंडिकेट करेगा कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। और या फिर उत्पाद के लैंग्वेज में लिखें तो डी Cb अपॉन dt हो जाएगा। यानी कि उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, जितनी मात्रा में उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी और लगने वाला समय होगा, अभिक्रिया में कितने समय में उसके उत्पाद में कितना परिवर्तन हो रहा है, यही हम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा अभिक्रिया का वेग। यहाँ होता है अगर हम अभिकारक को लेकर अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तो माइनस सिंबल यूज किया जाता है, और ये माइनस सिंबल सिर्फ इंडिकेट करता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। सेकंड, अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें सांद्रता की भाषा में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा माइनस DCA। CA यहाँ सांद्रता होती है अभिकारक की, या फिर हम लिख सकते हैं D और Cb, ये उत्पाद की सांद्रता हो गई अपॉन dt। एक फॉर्मूला तो ये मिल गया। वे यदि मान लिया जाए कि इसकी सांद्रता जो अभिकारक है उसकी सांद्रता A है, t समय पर t=0 पर किसी अभिकारक A की सांद्रता A मानी गई। अभी t=0 पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। t समय बाद किसी अभिकारक की सांद्रता में यक्स परिवर्तन होता है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि होती है, यक्स की वृद्धि। तो यहाँ से अगर हम अपक्रिया का वेग लिखें तो क्या हो जाएगा, अपक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि के बराबर हो जाएगा।
तो अभिक्रिया का वेग यहाँ से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए या इन दोनों इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला लिखें, यहाँ मिल जाएगा हमें dx अपॉन dt बराबर माइनस dca अपॉन dt या फिर dcv अपॉन dt। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अभिक्रिया का वेग निकालने का हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सांद्रता दी गई है कि कितनी कमी हो रही है, वहां से भी निकाला जा सकता है। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपॉन dt। अगर सांद्रता नहीं दी गई तब फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस dca अपॉन dt या फिर लिख सकते हैं dcv अपॉन dt। यहाँ ca और cv क्या है, सांद्रता है, ca है अभिकारक की सांद्रता और cv है उत्पाद की सांद्रता। तो यहाँ से मिल गया कि एकांक समय में किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाएगा। तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाएगी, उस अभिक्रिया का वेग कहलाएगी। स्टार्टिंग में जब देखते हैं, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई रहती, t=0 पर एक अभिक्रिया मानी गई है कि उस अभिकारक की सांद्रता कितनी है, a है। जब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तब तक उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 रहेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और माना गया कि t टाइम पर किसी अभिकारक की सांद्रता में x कमी आती है, यानी कि अब अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, a माइनस x हो गई। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कितनी होगी, x की होती है। तो वहां से हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं dx अपॉन dt हो जाता है। और पहले भी एक फॉर्मूला मिल चुका है अभिक्रिया के वेग का कि माइनस dca अपॉन dt इज इक्वल टू dcv अपॉन dt। यहाँ से हम फॉर्मूला नया निकाल लेते हैं अभिक्रिया का वेग का कि माइनस dca अपॉन dt इज इक्वल टू dcv अपॉन dt। यहाँ माइनस सिंबल केवल प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो ये था अभिक्रिया का वेग कि किस प्रकार से हम निकालेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ताप हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकते हैं, उसकी सांद्रता अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर सकता है। तो देखते हैं कि कैसे निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग ताप पर, दाब पर, या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति है तब क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कैसे चेंजेस होंगे उसमें। तो सबसे पहला तो निर्भर करेगा सांद्रता पर। सांद्रता पर कैसे, अभिकारक की सांद्रता पर पड़ेगा। जैसे जैसे हम अभिकारक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, और यदि सांद्रता बढ़ती जा रही है तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर उस विलयन में या उस अभिक्रिया में अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही उनके बीच होने वाली टक्कर भी बढ़ जाएगी। मीन्स की अणुओं की संख्या अधिक है तो उनमें जो टक्करें होंगी, अणु टकराएंगे आपस में, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और यदि टक्कर की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे सांद्रता वृद्धि होगी, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दूसरा पॉइंट जो आता है ताप पर निर्भर करेगा। सेकंड होगा जो कारक होंगे किस पे डिपेंड करेगा, तो दूसरा अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं अभिकारी जो अणु होते हैं उनके बीच में गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने के कारण उनकी टक्करें बढ़ जाती हैं, और टक्करें बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट से पता चल रहा है कि अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है, उनमें उपस्थित अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों पे। ये पूरा बेस्ड भी होता है, टक्कर सिद्धांत होता है उस पर बेस्ड होता है। तो कोई भी अभिक्रिया होती है वो तभी संभव है जब उनके अणुओं के बीच में टक्कर होती है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सांद्रता बढ़ाई गई तो अणुओं की संख्या बढ़ गई, अणुओं की संख्या बढ़ी तो उनके बीच में होने वाली टक्कर बढ़ गई। अब टक्कर की संख्या यदि बढ़ गई है
तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा जो पॉइंट हम देखते हैं वो होता है ताप, यानी कि ताप अगर बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ताप बढ़ाने से भी जो अणु होते हैं, अभिकारी अणु होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है या गति की संख्या बढ़ जाती है। जब गति बढ़ जाती है उनके मध्य में तो जाहिर सी बात है कि उनके मध्य टक्करें भी बढ़ जाएंगी, और यदि टक्करें बढ़ रही हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति ली जाएगी तब क्या होगा। थर्ड जो पॉइंट लेते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता क्या है या अभिक्रिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, या मान सकते हैं वह कोई एक एलिमेंट लिया जाता है। उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की गति को या वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक एक प्रकार का तत्व लिया जाएगा जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि उत्प्रेरक का काम ही होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से किसी भी अभिक्रिया में उसके वेग में वृद्धि होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। एक उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और दूसरा जो विष उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। मीन्स कि उत्प्रेरक भी डिपेंड करेगा कि कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाए तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कि बढ़े अभिक्रिया हो। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी जो है हम अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये हो गया। अब क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है कि अभिकारक अणु जो होते हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति से क्या होगा। तो जैसे कोई भी अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति से उनमें सक्रिय जो अणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण उनमें सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये थे 4 पॉइंट जिस पे अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, प्रकाश, इन सब पे डिपेंड करेगा। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यदि घटाई जा रही है, सांद्रता कम की जाएगी तो धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाएगा। सेकंड हम ताप देखें। ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक देखा गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक का काम ही होता है कि अभिक्रिया को बढ़ाया जाए, मीन्स कि तीव्र गति से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ही हम उत्प्रेरक का यूज करते थे। तो ये था अभिक्रिया का वेग का टॉपिक, और उससे किस पर निर्भर करेगा, विभिन्न कारक से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या था। किसी अभिक्रिया में एकांक समय में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, किसी भी अभिकारक करें या उत्पाद, दोनों में से किसी एक के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होगा। यदि हम अभिकारक चाहें तो अभिकारक की सांद्रता में अभिक्रिया होने के साथ साथ उसकी सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यानी कि उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।